भारत में घूमते हुए ना कई बार ऐसी जगहों का जिक्र सुनने को मिलता है जहाँ कुछ मतलब अजीब सा लगता है। हाँ बिल्कुल। जहाँ अंधेरा होने के बाद लोग जाने से कतराते हैं या जिनकी कहानियां पता नहीं कब से चली आ रही हैं पर रहस्य बना हुआ है। आज हमारे पास जो जानकारी है वो हमें भारत के अलग अलग कोनों से ऐसी ही कुछ दिलचस्प थोड़ी सी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियों और मान्यताओं की तरफ ले जाती है। हाँ। तो चलिए देखते हैं इस जानकारी में क्या है। हाँ, और ये देखना जरूरी है कि हम जो बात कर रहे हैं वो उन कहानियों की है जो स्थानीय लोक कथाओं, मान्यताओं और कुछ मामलों में ऐसी घटनाएं जिनका कोई हल नहीं मिला उनका हिस्सा है। अच्छा। मतलब ठीक वैसे जैसे ही हमें मिली जानकारी में लिखी हुई हैं। हाँ। हमारा काम बस इन किस्सों को जानना और समझना है। सही। उनकी सच्चाई परखना या कोई फैसला देना नहीं। ये तो भारत की जो इतनी सारी कहानियां हैं ना उनमें से बस एक झलक है। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि ये जो 10 कहानियां या मान्यताएं हैं हमारी जानकारी में, उनके पीछे का डर, रहस्य और शायद वहां की संस्कृति के कुछ पहलू समझ सकें। शुरुआत एक ऐसी जगह से करते हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है। राजस्थान का भानगढ़ किला। भानगढ़, हाँ, इसका जिक्र आते ही भारत की सबसे डरावनी जगह, ये लेबल अक्सर साथ आता है। हमारी जानकारी में भी यही लिखा है। हाँ, और ये बात और वजनदार हो जाती है कि वहां बाकायदा मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाना मना कर रखा है। वाकई? मतलब लीगली मना है? हाँ, लीगली। ये तो दिलचस्प है कि एक सरकारी नियम और एक कहानी साथ साथ चल रहे हैं। जानकारी बताती है कि लोग मानते हैं कि रात में किले में एक रानी और एक तांत्रिक की आत्माएं भटकती हैं। हाँ, वही कहानी, कोई पुरानी दुश्मनी या शराब। तो क्या ये नियम सिर्फ सेफ्टी के लिए है या इस कहानी का भी इसमें कोई हाथ है? सोर्स कुछ कहता है इस पर? देखिए, सोर्स सीधे तौर पर नियम का कारण तो नहीं बताता, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि कैसे ये नियम और वहां की मान्यताएं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अच्छा। जब किसी जगह जाने की मनाही हो ना, खासकर रात में, तो वैसे ही कल्पना दौड़ने लगती है। हाँ, ये तो है। भानगढ़ के केस में ये पाबंदी और वो दुखद कहानी या श्राप वाली बात, ये सब मिलकर किले के रहस्य को और गहरा बना देते हैं। और ऐसा पैटर्न कई और जगहों पर भी दिखता है जहां मनाही और अजीब कहानियां साथ साथ चलती हैं। सही कहा। किला और पुरानी इमारतों से जुड़ी कहानियां तो खैर आम है, पर जंगल भी कम रहस्यमय नहीं होते। हमारी जानकारी हमें दार्जिलिंग के डाउ हिल के बारे में कुछ ऐसे ही बताती है। डाउ हिल? हाँ, इसका जिक्र सोर्स में एक बहुत ही परेशान करने वाली इमेज के साथ आता है। क्या? जंगल में एक सिर कटे लड़के को चलते हुए देखने के दावे। क्या? सिर कटा लड़का? हाँ, चलते हुए? हाँ, यही बताया गया है। ये अपने आप में एक भयानक कल्पना है। ये टाइम उस जंगल से चीखे सुनाई देने की बातें भी हैं। क्या सोर्स में कुछ है कि ये किसने देखा या सुना या बस ये एक फैली हुई कहानी है? सोर्स इसे स्थानीय दावों की तरह बताता है। ये नहीं कहता कि किसी एक आदमी का अनुभव है या कई लोगों का। लेकिन ये दिलचस्प है कि यहाँ दोनों तरह के अनुभव हैं, देखना भी और सुनना भी। हाँ। सिरकटा भूत या जंगल से आती चीखें, ये दोनों ही चीजें मतलब दुनिया भर की लोक कथाओं में डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती रहीं। अच्छा। ये अक्सर किसी पुरानी ट्रेजेडी या हिंसा की तरफ इशारा करती हैं, जो लगता है कि उस जगह की हवा में बस गई है। और ऐसी ही एक और कहानी दिल्ली से है, संजय वन के बारे में। सोर्स के मुताबिक ये घना जंगल रात में और भी डरावना हो जाता है। हाँ, जब कभी कभी वहां सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखती है। हाँ, सफेद साड़ी वाली महिला, ये भारतीय कहानियों का एक बहुत जाना पहचाना किरदार है, एक मोटिफ जिसे कहते हैं। सोर्स बताता है कि संजय वन में दिखने वाली ये महिला पेड़ों के बीच अचानक दिखती है और फिर गायब हो जाती है। गायब हो जाती है? हाँ, और कुछ लोगों ने तो ये भी बताया है कि वो मदद मांगती है और फिर जैसे हवा में घुल जाती है। मदद मांगना, ये तो कहानी को और दुखद सा बना देता है। सफेद साड़ी अक्सर पवित्रता या दुख से जोड़ते हैं और उसका अचानक गायब हो जाना। हाँ, ये चीजें कहानी को वजन देती हैं। क्या सोर्स इसकी कोई बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि ये महिला कौन हो सकती है या उसके साथ क्या हुआ होगा? सोर्स इस मामले में कोई खास बैकग्राउंड या पहचान नहीं बताता। अक्सर ऐसी कहानियों में ऐसा ही होता है। अच्छा। ये पता ना होना ही तो रहस्य को बढ़ाता है। सफेद साड़ी में भूत का दिखना अक्सर किसी दुखद अंत या अन्याय या कोई अधूरी इच्छा से जुड़ा होता है। मदद मांगना और फिर गायब हो जाना, ये उस आत्मा की बेचैनी दिखाता है। शायद वो इस दुनिया से पूरी तरह जा नहीं पाई है, जैसा कि ऐसी कहानियों में मानते हैं। ये कहानी भी डाउ हिल की तरह एक खास जगह, जंगल और एक विजुअल महिला पर बेस्ड है, पर इसमें एक इमोशनल पुकार भी है। बिल्कुल। अब एक कहानी बंगाल से जो थोड़ी अलग है।
ये किसी भूत प्रेत से ज्यादा एक इंसान और उसके कामों से जुड़ी लगती है। रानी भुवनेश्वरी हत्याकांड। हाँ, सोर्स इसे एक ऐसी महिला की कहानी बताता है जिसने, कहते हैं, काला जादू सीखा था और शायद मौत को खुद बुलाया। बिल्कुल। ये कहानी काले जादू मतलब वर्जित ज्ञान और उसके भयानक नतीजों के दायरे में आती है। सोर्स के अनुसार रानी भुवनेश्वरी की मौत के बाद उनका कमरा आज तक बंद है। आज तक? हाँ, और उससे जुड़ी जो मान्यता है वो और भी डरावनी है। क्या है वो? कि जो भी उस कमरे को खोलने की कोशिश करेगा उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाएगी। बाप रे, एक बंद कमरा और उससे जुड़ा श्राप। ये तो किसी पुरानी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। ये कहानी क्या दिखाती है? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है? हाँ, इसे एक चेतावनी की तरह देख सकते हैं। सोर्स में जो बताया गया है वो ये दिखाता है कि कैसे कुछ ज्ञान या शक्तियां खतरनाक हो सकती हैं और उनका गलत इस्तेमाल बुरा होता है। बंद कमरा एक रहस्य का सिंबल है और उसे खोलने की मनाही शायद उस रहस्य को बनाए रखने और उस शक्ति को काबू में रखने का एक तरीका है। और श्राप? श्राप का जुड़ जाना इसे और असरदार बनाता है। ये दिखाता है कि कुछ गलतियों का असर मौत के बाद भी रह सकता है। ये लोक कथा का एक क्लासिक उदाहरण है जो सामाजिक या नैतिक लिमिट्स तोड़ने के खतरों के बारे में बताता है। सही। और ऐसे ही अतीत के साए आज पर पढ़ने की एक और कहानी है उड़ीसा के ब्रजराज नगर से। यहाँ शमशान घाट के पास रात में एक ट्रेन दिखने की बात सोर्स बताता है। हाँ, एक ऐसी ट्रेन जो सालों पहले एक्सीडेंट में खत्म हो चुकी थी। हाँ, ये फैंटम ट्रेन या घोस्ट ट्रेन का एक दिलचस्प उदाहरण है। सोर्स के अनुसार लोग न सिर्फ इस ट्रेन को देखते हैं, अच्छा, बल्कि उसकी सीटी की आवाज भी सुनते हैं, लेकिन जैसे ही ये स्टेशन के पास पहुंचती है गायब हो जाती है। पूरी ट्रेन दिखना और गायब हो जाना, ये तो बहुत बड़े स्केल की घटना लगती है। हाँ, क्या सोर्स बताता है कि ये कब से हो रहा है या कितने लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है? सोर्स इन डिटेल्स में तो नहीं जाता, लेकिन ये घटना अपने आप में खास है। सिर्फ कोई परछाई या आकृति नहीं, बल्कि एक पूरी ट्रेन उसकी आवाज के साथ। हाँ, ये तो ज्यादा रियल लगता है। ये अनुभव को ज्यादा वास्तविक जैसा महसूस कराता है। अक्सर ऐसी कहानियां किसी बड़ी ट्रेजेडी जैसे ट्रेन एक्सीडेंट से जुड़ी होती हैं। ये ऐसा है मानो वो घटना टाइम में जम गई हो और बार बार उसी जगह पर दोहराई जा रही हो। ये रेसिजुअल हॉन्टिंग के आइडिया से मिलता जुलता है, जहां मानते हैं कि किसी जगह पर अतीत की एनर्जी या घटनाएं दर्ज हो जाती हैं और टाइम टाइम पर दिखती हैं। अतीत की गूंज वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, असम के नागलोक मंदिर की ओर। यहाँ की कहानी माइथोलॉजी से ज्यादा जुड़ी लगती है। हाँ, सोर्स बताता है कि यहाँ मान्यता है कि सांप इंसानी रूप ले सकते हैं। हाँ, ये इच्छाधारी नाग या नागिन की कहानियों जैसी मान्यता है जो भारतीय लोक कथाओं और पुराणों में काफी है। लेकिन सोर्स में इससे जुड़ी एक और बात है जो इसे रहस्यमयी बनाती है। क्या? वो है मंदिर से जुड़ा एक कथित जीवित श्राप। जीवित श्राप? इसका क्या मतलब है? सोर्स के अनुसार कहानी यह है कि अगर किसी ने इस मंदिर में चोरी करने की कोशिश की तो वो कभी वापस नहीं लौटा। गायब हो गया। हाँ, गायब हो गया, मरा हुआ भी नहीं पाया गया। इसे एक तरह का जीवित श्राप मानते हैं। मतलब सजा सिर्फ मौत नहीं, बल्कि कुछ और, शायद ज्यादा भयानक, जैसे हमेशा के लिए गायब हो जाना, या शायद कहानी के मूल से जोड़ें तो सांप बन जाना। अरे, ये तो सचमुच अलग है। यहाँ सीधे तौर पर कोई भूत नहीं है, बल्कि एक पवित्र जगह को अपवित्र करने का फौरन और रहस्यमय नतीजा है। बिल्कुल, ये कहानी पौराणिक विश्वास, सांपों का रूप बदलना और नैतिक सबक, चोरी का दंड को जोड़ती है। ये दिखाती है कि कैसे लोक कथाएं अक्सर धार्मिक स्थलों की पवित्रता और सामाजिक नियमों को बनाए रखने में भूमिका निभाती हैं। सजा का पता ना होना और भयानक लगना डर को और बढ़ाता है और लोगों को गलत काम करने से रोकता है। अब वापस राजस्थान चलते हैं। हाँ, एक और अजीब जगह, लोंगवाला गांव। सोर्स बताता है कि पूरा गांव वीरान पड़ा है, कोई नहीं रहता। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सही कहा। वीरान होना अपने आप में थोड़ा उदास करने वाला है, लेकिन सोर्स के अनुसार लोंगवाला में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कैसी आवाजें? जैसे बर्तन बजने की आवाज, बच्चों के रोने की आवाजें, मानो गांव खाली होने के बावजूद वहां अब भी लोग रह रहे हों। एक खाली गांव में रोजमर्रा की जिंदगी की आवाजें, ये तो बहुत अजीब और डरावना लगता है। क्या सोर्स बताता है कि गांव वीरान क्यों हुआ? सोर्स गांव के खाली होने का कारण तो नहीं बताता, लेकिन इन आवाजों का जिक्र जरूर करता है। ये फिर से रेजिजुअल हॉन्टिंग जैसा लगता है, जहां अतीत की धुनिया आज सुनाई दे रही है। या फिर
या फिर ये सुनने वालों के मन का वहम भी हो सकता है, जो एक वीरान जगह के माहौल से पैदा होता है। कारण जो भी हो, ये कॉन्ट्राडिक्शन एक खाली जगह पर जीवन के संकेत इसे एक रहस्यमयी कहानी बनाता है। ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या वो जगह वाकई पूरी तरह खाली है। और आवाजों से जुड़ी एक और कहानी है झारखंड के लातेहर से, जहां एक पुराने कब्रगाह का जिक्र है सोर्स में। हाँ, लेकिन यहाँ की आवाजें रोने या बर्तनों की नहीं, बल्कि हंसने की हैं। हाँ, और यही बात इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाला बनाती है। कब्रों का जैसी जगह जहां शांति या दुख का माहौल होता है, वहां से देर रात हंसी की आवाजें आना। और सोर्स ये भी बताता है कि कभी-कभी लोगों ने कब्रों पर बैठे कुछ सायों को हंसते हुए देखा है, जो फिर गायब हो जाते हैं। कब्रगाह में हंसी, ये हाँ, तो बिल्कुल उल्टा है माहौल के। ये क्या दिखाता है? ये उम्मीद के बिल्कुल उलट है और इसीलिए ज्यादा डरावना लगता है। हंसी खुशी से जुड़ी है, लेकिन गलत जगह पर, जैसे कब्रगाह में। ये अजीब, पागलों जैसी या शैतानी लग सकती है। हाँ, ये अशांति का प्रतीक बन जाती है। सायों का दिखना और हंसते हुए गायब हो जाना, ये विजुअल एक्सपीरियंस इस सुनने वाले एक्सपीरियंस को और पक्का करता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे माहौल और उम्मीदों का टूटना भी डर पैदा कर सकता है। बिल्कुल। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां का रहस्य थोड़ा वैज्ञानिक पहेली जैसा भी लगता है। हाँ, महाराष्ट्र की कुंडनी डेविल हिल। हाँ, सोर्स बताता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब होता है गाड़ियों के साथ। ये ग्रेविटी हिल या मैग्नेटिक हिल का एक उदाहरण है, जैसा सोर्स में बताया गया है। यहाँ पर गाड़ियां अगर न्यूट्रल में खड़ी हों, तो वे ढलान पर नीचे लुढ़कने के बजाय ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई देती हैं या महसूस होती हैं। ऊपर की ओर? ग्रेविटी के खिलाफ? ये कैसे हो सकता है? सोर्स बताता है कि वैज्ञानिक रूप से इसे अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन मानते हैं। मतलब आसपास के लैंडस्केप की वजह से नजरों का धोखा होता है, जिससे ढलान चढ़ाई जैसी दिखती है या महसूस होती है। अच्छा। कभी कभी लोकल मैग्नेटिक गड़बड़ियों का भी जिक्र होता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के अनुसार वहां के लोग इसे अक्सर भूतों की राह मानते हैं। भूतों की राह? हाँ, यानी कोई अनदेखी शक्ति गाड़ियों को खींच रही है। तो यहाँ विज्ञान और लोगों की मान्यता आमने सामने है। ये दिखाता है कि जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते, तो हम अपनी मान्यताओं के हिसाब से उसे समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे अजीब लगने वाली घटनाओं को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक लॉजिकल वैज्ञानिक और दूसरा सांस्कृतिक लोक कथाओं पर आधारित। सोर्स का ये कहना कि विज्ञान के लिए भी ये उलझन बनी हुई है, हालांकि ऑप्टिकल इल्यूजन एक पॉसिबल व्याख्या है, इस जगह के रहस्य को बनाए रखता है। और आखिर में फिर से दिल्ली चलते हैं। मलचा महल, ये भी एक दुखद कहानी से जुड़ी जगह लगती है। हाँ, सोर्स बताता है कि यहाँ अवध रियासत की एक रानी विलायत महल ने, कहते हैं, आत्महत्या कर ली थी। हाँ, और उनकी मौत के बाद ये जगह सालों तक वीरान और बंद पड़ी रही। सोर्स के अनुसार जो बात इसे रहस्यमयी बनाती है, वो ये है क्या? कि पूरी तरह से बंद और वीरान होने के बावजूद कभी-कभी लोगों ने अंदर से मोमबत्ती जैसी रोशनी जलती हुई देखने का दावा किया है। एक बंद वीरान महल में रोशनी, ये कैसे मुमकिन है और इसे किससे जोड़ा जाता है? सोर्स बताता है कि इसे अक्सर रानी की अतृप्त या भूखी आत्मा की मौजूदगी से जोड़ा जाता है। भूखी आत्मा? हाँ, यहाँ फिर वही पैटर्न दिखता है, एक दुखद घटना, आत्महत्या, एक वीरान या बंद जगह, महल, और उसके बाद होने वाली कोई अजीब घटना, रोशनी। भूखी आत्मा का आइडिया इसे और पर्सनल और दुखद बना देता है, जैसे कि वो आत्मा अब भी वहां फंसी हुई है और शायद अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है। बंद जगह में रोशनी का दिखना नियमों का उल्लंघन है, जो इसे और रहस्यमयी बनाता है। तो ये थी भारत के अलग अलग हिस्सों से आई 10 कहानियां और मान्यताएं, जैसा कि हमारी जानकारी में दर्ज हैं। भानगढ़ के किले के सरकारी नियमों से लेकर लोंगवाला की आवाजों तक, और डाउ हिल के डरावने नज़ारों से लेकर कुंडिनी हिल की पहेली तक, हर कहानी का अपना एक अलग रंग है। ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं है, बल्कि ये उस जगह के इतिहास, संस्कृति और लोगों के विश्वासों की भी झलक देती हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसा हमने देखा, ये सभी बातें स्थानीय मान्यताओं, किंवदंतियों और कुछ अनसुलझी या अजीब लगने वाली घटनाओं पर आधारित हैं, जैसा सोर्स में बताया गया है। हाँ, ये कहानियां दिखाती हैं कि रहस्य, अनकही बातें, डर और चमत्कार की कहानियां समाज में कैसे जिंदा रहती हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं,
कभी चेतावनी के रूप में, कभी मनोरंजन के लिए, और कभी शायद सिर्फ इसलिए कि हम इंसान अज्ञात को समझने और उसे कोई मतलब देने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। सच में इन कहानियों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। और शायद सुनने वालों के लिए भी ये सोचने का एक बिंदु हो सकता है। ये कहानियां, चाहे इनमें तथ्यात्मक सच्चाई हो या ये पूरी तरह लोक कथा हो, हमें इस बारे में क्या बताती हैं कि हम एक समाज के रूप में डर, अनजाने और अपने अतीत की यादों को कैसे सहेजते और बताते हैं। बिल्कुल। आखिर क्यों ऐसी जगहों और कहानियों का आकर्षण बना रहता है, जो हमें तर्क और विज्ञान की जानी पहचानी दुनिया से परे ले जाती हैं? इस पर गौर किया जा सकता है।